हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो आज से हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और फिर डिटेल एनालिसिस ऑप्शन के साथ ऑप्शन को भी डिटेल से एनालाइज करेंगे और उसका भी डिटेल आंसर हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि उसका ऑप्शन का सही आंसर क्या है और ऑप्शन से क्या क्या निकला जा सकता है। तो उस सीरीज में आज का पहला सीरीज है पॉलिटिक्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीट 2024 से 1999 तक का पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। तो आज उसका फर्स्ट सीरीज है, तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। 2023 से दिसंबर से तक कितना डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। एक्चुअली इसका आंसर तो क्रिटिकल है, लेकिन आप एग्जाम मोड में ये आंसर इसका दे सकते हैं आराम से, लेकिन अभी इसका आंसर है टोटल 4। इसका डी ऑप्शन है, डी। 4। और 4 कब कब हुआ था, तो जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी कि सबसे पहले फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था 1992 में। 19 सॉरी 1952 में फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 1952 में हुआ था। फिर 1963 में हुआ था। फिर थर्ड 1973 में हुआ था और फोर्थ 2002 में हुआ था। तो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत 1952 के तहत। उसका सब मतलब कि जितना बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में हुआ था डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत। और कुछ इनसाइड डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड इस्टेब्लिश्ड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंदर डिलिमिटेशन एक्ट के तहत। और वो बाउंड्री डिसाइड करता है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का बाउंड्री डिसाइड करता है। लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये डिलिमिटेशन कमीशन का फंक्शंस है और वो उसका डिसीजन फाइनल होता है वो। और डिलिमिटेशन कमीशन का अथॉरिटी जो होता है एटोनोमस इंट्री होता है, जो डिसाइडेड कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते कि ये डिलिमिटेशन कमीशन का ये बाउंड्री गलत है, ये या फिर इतना बढ़ना चाहिए इतना। वो उसका डिसीजन फाइनल होता है। ये है फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पे उतरते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st Amendment Act 1992 amended amended the eighth schedule in the Constitution, including which of the following language। इसमें से कौन सा लैंग्वेज एट शेड्यूल के अंदर 71 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है। तो इसका सही आंसर है, इसका फर्स्ट कोंकणी, नागपुरी, नेपाली, मैथिली। तो इसका सही आंसर है ए। फर्स्ट कोंकणी होगा, कोंकणी कोंकणी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा नेपाली। ये ये मतलब कि ये जो पहले से मार्क किया हुआ है उस पर नहीं जाइएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ उस पर चलिए। फर्स्ट ए 1 2 एंड 3। तो इसका डिटेल ले लेते हैं कि ये कब कब हुआ। 71 कॉन्स्टिट्यूशन के 71 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में कोंकणी कोंकणी हुआ था और मणिपुरी हुआ था, नेपाली हुआ था। और उसको एट शेड्यूल में रखा गया था। और मैथिली जो है वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया गया था। 97 अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया गया था 2003 में, 2003। ये नेपाली जो है 2003 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था नेपाल मैथिली को। इसलिए ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा 1 2 एंड 3 ए। और फिर इसका और सेवंथ शेड्यूल, बस इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। और भी है मतलब कि जैसे बोडरी हो गया, डोंगरी हो गया, संथाली हो गया, मैथिली हो गया, ये सब 2004 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। और टोटल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22। टोटल 22 लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज
22। और एट शेड्यूल के बारे में थोड़ा जानकार लेते हैं। तो एट शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 344 344 क्लॉज 1 एंड 351 क्लॉज 351 के तहत एट शेड्यूल को लाया। जो एट शेड्यूल है लैंग्वेज के बारे में डिसाइड, लैंग्वेज के बारे में बोलता है, लैंग्वेज के बारे में बताता है वो। और एट शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है। दिस थिंग विल बी मोस्ट सफिशिएंट फॉर एट शेड्यूल। तो अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन भारतीय पार्टी एंड इट्स लीडर, पार्टी एंड इट्स लीडर का बात कर रहा है। तो भारतीय जनसंघ, स्वराष्ट्र पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एंड स्वतंत्रता पार्टी। तो इसका सही ऑप्शन है, इसको कौन सा मतलब कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, सी गोपालाचारी, जगजीवन राम, ये सब कौन कौन लीडर किस पार्टी को फॉर्म किया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है वनली वनली टू, वनली टू। जैसे कि वन नंबर का आंसर जो भारतीय जनसंघ, जनसंघ पार्टी, ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ही फॉर्म किए थे। सो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इसका मतलब कि फाउंडर है, फाउंडिंग लीडर है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। और स्टेटमेंट टू गलत है। सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म किया था, सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म किया था, सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म किया था उसका फॉर्म किया था सी गोपालाचारी, उसका फॉर्म नहीं किया था, इसलिए ये गलत है। और फिर सी राजगोपालाचारी इसका फॉर्म नहीं किया था। थर्ड नंबर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये सही है, ये जगजीवन राम ही फॉर्म किए थे। और फोर्थ फोर्थ भी गलत है। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव was not the leader of स्वराष्ट्र पार्टी, ही वॉज एसोसिएटेड विथ स्वराष्ट्र पार्टी। वो एसोसिएट थे, मतलब कि उसको फोन नहीं किए थे, वो लीडर नहीं थे, वो उसके साथ एसोसिएट किए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3, 1 and 3, मतलब कि ओनली टू आर करेक्ट। भारतीय जनसंघ के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 19 ये 1951 में दिल्ली में श्याम प्रसाद मुखर्जी और बलराज मदमोक एंड दीनदयाल उपाध्याय तीनों मिल के फाउंड किए थे। और ये पॉलिटिकल आर्म्स था आरएसएस का। ये पॉलिटिकल आर्म्स, भारतीय जनसंघ जो था वो आरएसएस का पॉलिटिकल आर्म्स था। वो 1977 में ये जनता पार्टी से मर्ज हो गया था। और 1980 में इसका जनरल इलेक्शन हुआ और फिर वो भारतीय जनता पार्टी बन गया। जनसंघ जो है भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो गया। और फिर इसका और अगर सोशलिस्ट पार्टी का बात करेंगे तो ये सोशलिस्ट पार्टी जो है वो इमर्ज हुआ था सोशलिज्म के माध्यम में, कि सोशलिज्म फैलाना है। और ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता था। और ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पाने के लिए बात करता था। और ये जो है ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को वो निग्लेक्ट करता था। और फिर इसका जो है ये क्लियर ये इंडियन सोशलिज्म एलाइड विद द गांधीयन प्रिंसिपल एंड राइट मींस ऑफ राइट आउटकम। ये सोशलिस्ट पार्टी जो है गांधीयन प्रिंसिपल से एलाइड था और गांधीयन सिस्टम को फॉलो करता था। तो इसका और फिर इसका फिर 4 नंबर देखते हैं इसका। और कांग्रेस कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में फॉर्म हुआ था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और इसका और फाउंडर थे जगजीवन राम फाउंडर थे। और उसका नवनीत नंदन नवनीत नंदन बहुत गुना और फिर नंदिनी सप्तपाठी, तीन फाउंडर थे। जगजीवन राम, हेमवती नंदन भगवगुना एंड नंदिनी सप्तपाठी। और फिर ये इंदिरा गांधी रूल इमरजेंसी के टाइम में फॉर्म हुआ था। ये पार्टी इमरजेंसी के फॉर्म में फॉर्म हुआ था 1977 में।
और फिर इसका ये फिर अलायंस हो गया था, सबमर्ज सब्सिक्वेंटली मर्ज विद द जनता अलायंस आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद जनता अलायंस से मर्ज हो गया था। और जगजीवन राम जो थे वो बिहार के पॉलिटिकल स्पेयर्स में अधिक एक्टिव हुआ करते थे जगजीवन राम। और वो और तीसरा है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बात करें तो वो 1959 में फॉर्म हुए थे, और सी गोपालाचारी रिस्पॉन्सिबल टू द सोशलिस्ट एंड स्टेटिक्स पार्टी का वो रिस्पॉन्सिबल सी गोपालाचारी के अंदर में था। ये था इस तीनों का कुछ ओवरव्यू। और अब फोर नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सिंपल था, लेकिन ये सिंपल होते हुए भी मिस्टेक किया गया था, क्योंकि पार्ट्स को हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट कराया करते थे, और इस बार पार्ट्स पूछ लिया था, तो ये थोड़ा सा टफ साइड हो गया था। लेकिन इसका सही आंसर है 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 द पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन द पार्ट 9A। सही है ये। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन बाय द पार्ट 18। पार्ट 18 ये भी सही है। और तीसरा प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। तीनों सही है, इसमें से तीनों करेक्ट है। और इसमें से कुछ ऐसा नहीं है कि इसको कुछ डिफाइन करना है, इससे ये नॉर्मली है। 5 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका सही ऑप्शन है कि सी, इंटर स्टेट कोनाइट ऑन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कि इंटर स्टेट जो इज एन यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। इंटर स्टेट का जो कोनेशन है वो इसमें से, और करेक्ट पूछा है इसमें से, हमेशा याद रखें इसमें करेक्ट पूछा है, तो फिर इसका सही आंसर है ये ऑप्शन सी। और इसमें कुछ डिटेल ले लेते हैं। यूनियन लिस्ट जो है पहले 97 आइटम था, 97 आइटम था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के तहत। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिवली पावर ऑफ लेजिस्लेटिव इन दिस यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट का सबसे अधिक पावर चलता है यूनियन लिस्ट में। एंड अब स्टेट लिस्ट और लिस्ट टू, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में 97 आइटम था, स्टेट लिस्ट में 61 आइटम था, स्टेट लिस्ट में 61 आइटम था। और क्या, और रेसिडुअल पावर जो था रिमेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले हुआ करता था रेसिडुअल पावर। और मतलब कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअल पावर जो है वो स्टेट, अब मतलब कि पहले हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट के, पहले हुआ करता था गवर्नर के पास, अब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसलिए वो 3 प्रकार होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट अब रेसिडुअल पावर को ही कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में 80% पावर होता है, क्योंकि वो यूनियन ही उसमें लॉ बनाए, इसलिए ये हो गया इसका ऑप्शन सी। 6 नंबर का बात करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्राइवेसी का बाद कौन सा सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट किस में डाला है इसमें, तो ये आर्टिकल 21। ये सिंपल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू प्राइवेसी के अंदर भी बहुत सारा, मतलब कि राइट टू प्राइवेसी लीगल ट्रेडिशंस है मेंशन। राइट टू प्राइवेसी इज ओवर 185 नेशन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक 185 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी को
मेंशन किया गया है, फॉलो किया गया है। ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइवेसी राइट थ्रू द आर्टिकल 12। ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में भी आर्टिकल 12 में राइट टू प्राइवेसी मेंशन है। ये सब है। आज थोड़ा छोटा ही रखते हैं, इस तरह कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे। आगे का लेक्चर पहले पॉलिटी कंप्लीट करेंगे और फिर उसका इसी तरह डिटेल एनालाइज करेंगे, और उसके बाद फिर उसके 1999 तक हम लोग कंप्लीट